अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोग 3B कर रहे थे, 3B के हमने सारे मॉड्यूल्स कर लिए थे, तो उसमें जो हमारे टेक्स्ट की एडजस्टमेंट थी हमारा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम लोग 3B कर रहे थे, 3B के हमने सारे मॉड्यूल्स कर लिए थे, तो उसमें जो हमारे टेक्स्ट की एडजस्टमेंट थी हमारा वो रह गया था। पहले लॉग इन कर लेते हैं, वो मैं आज बताऊंगा। रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे हम लोग। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद अभी हमारा सितंबर स्टार्ट हो चुका है वैसे, तो अगर हम सितंबर की रिटर्न भरना चाहें तो हम सितंबर की रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन हम अगस्त जो हमने भरी है मैं उसी को दिखा देता हूँ एक बारी। सितंबर में भी डाटा अभी उसके अंदर है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये हम लोगों ने सारे मॉड्यूल जो है 3B वाले वो कर लिए थे हम लोगों ने। जो फर्स्ट पॉइंट 3 थे ये सेल्स के लिए होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो होता है ये होता है आपका आईटीसी के लिए, इनपुट के लिए। फिफ्थ पॉइंट है जो वो भी आपका इनपुट के लिए, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट कोई नहीं आता। इसमें जो भी आपने परचेज करी नील वाली वो आ जाती है। और इंटरेस्ट एंड लेट फीस, अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट बन रहा है या लेट फीस अगर लगी हुई है तो वो सारे कॉलम जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा अगला कॉलम आता है 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स को समझने के लिए मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि आपको पहले ये देखना है कि आपकी लायबिलिटी जो है वो कितनी बन रही है। ठीक है, इसके अंदर जो चीजें आपको देखनी है कि जो लायबिलिटी आपकी बन रही है वो आईजीएसटी की बन रही है, सीजीएसटी की बन रही है, एचजीएसटी की बन रही है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज आपने सेल करी है, सेल के बिल्स बनाए हैं आपने। सेल्स के बिल में आपने आईजीएसटी जो है वो 1000 रुपए जो है उसका आपका बन रहा है, 1000 रुपए आपको पे करने हैं। सीजीएसटी जो है वो आपको 1000 रुपए पे करना है। एचजीएसटी जो है वो आपको 1000 रुपए पे करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इनपुट नहीं है अगर, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, आप बैंक से सीधा चालान बनाएंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चालान कैसे बनता है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। चालान के लिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट जो है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो चालान ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है चालान। ठीक है, अगर वो चालान वहां से नहीं बनाना है तो आपने क्या करना है, अपने सर्विसेज में जाना है, पेमेंट्स में जाना है और पेमेंट में यहाँ पे क्रिएट चालान करना है। क्रिएट चालान जब आप करेंगे, क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो चालान बनाना है इसमें दो ऑप्शन आ रही है। देखिए, एक है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अगर जो लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं उनकी जो अगर टैक्स की लायबिलिटी अगर मंथली बन जाती है तो वो मंथली पेमेंट का कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर भर सकते हैं, और बाकी सबके लिए जो है वो है एनी अदर पेमेंट। तो मैं एनी अदर पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। एनी अदर पेमेंट में आप कोई भी चालान बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आप प्रोसीड में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये कॉलम्स आ जाएंगे। ये कॉलम्स में जो कॉलम्स हैं आपके सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, सेस है और एसजीएसटी है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही है वो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने जो है चालान बना लेना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे कि देखिए टैक्स का कॉलम है, इसके अंदर तो आपका जो भी जैसे कि जो आपने सेल करा है, जो भी आपका टैक्स का भरना था वो वाला आ जाएगा। अगर उस पर कोई इंटरेस्ट बनता था तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आप लिख देंगे। पेनल्टी अगर कोई बनती है, डिमांड या कोई पेनल्टी निकली है तो वो इसके अंदर आप भर देंगे। अगर कोई लेट फीस है तो वो इसके अंदर आप भर देंगे इन कॉलम में। और अदर्स में अगर आता है तो अदर्स में कोई भी अगर एक्स्ट्रा कुछ आपने उसके अंदर जमा कराना है, कुछ ऐड करना है तो वो आप इसके अंदर भर देंगे। अब सपोज हमारे पास ये हमारी जो है लायबिलिटी बन रही थी तीनों के अंदर, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी के अंदर। तब हम उस केस में क्या करेंगे, हम सीजीएसटी में 1000 रुपए डाल देंगे, आईजीएसटी में 1000 रुपए डाल देंगे और एसजीएसटी में हम 1000 रुपए डाल देंगे। तो जब हम ये 1000 रुपए तीनों डालेंगे तो ये टोटल जो है वो 3000 रुपए का चालान जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये 3000 रुपए चालान की पेमेंट जो है आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसके अंदर तीन ऑप्शन आ रही है। एक है ई पेमेंट। ई पेमेंट मतलब होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन आप सीधा वहां पे पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग मोड से। अगर मैं ई पेमेंट पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जनरेट चालान कर रहा हूँ। जनरेट चालान करने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शंस और आ जाएंगी आपके पास। चार ऑप्शन जो आ रही है वो है प्रेफर्ड बैंक,
प्रेफर्ड बैंक में आप जिससे भी आप रेगुलर पेमेंट करते हैं, अभी जो भी आपका करंट अकाउंट है उससे पेमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो नेट बैंकिंग पे यहाँ पे सारे बैंक आ जाएंगे। तो जिस भी बैंक से आपने पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग लेके, तो वो आप सेलेक्ट करके उससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्री करना है और मेक पेमेंट कर देना है, तो वो आपका सीधा नेट बैंकिंग वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आई एग्री करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है भीम यूपीआई। ये जो यूपीआई है ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने जैसे कि हम बार कोड स्कैन करते हैं, जो भी हमारा जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करते हैं, सीधा पेमेंट कर देते हैं मोबाइल से, ये सेम वही चीज है इसके अंदर। अगर आपने इसके थ्रू पेमेंट करनी है तो आपने बस भीम यूपीआई पे क्लिक करना है, जो भी आपका बैंक है उस पर क्लिक कर लेना है, एग्री करना है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, वो आप भर देंगे, इसको आप क्लिक कर देंगे। और अगर आपको नहीं भरना है तो स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आपके पास ये वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, देखिए, एक है शो कोड, यानी कि क्यूआर कोड जो है, आप सीधा क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा और क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है आपका यूपीआई आईडी। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी यहाँ पे भरेंगे। यूपीआई आईडी भरने के बाद आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपकी यूपीआई आईडी पे सीधे एक रिक्वेस्ट आ जाएगी जीएसटी पोर्टल की तरफ से कि आपने ये वाली पेमेंट जीएसटी के अंदर जमा करवानी है या नहीं करवानी है। अगर करवानी है तो इसको यस करके आप अपना जो भी पिन वगैरह है वो डाल के पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। अगर आपको यूपीआई आईडी नहीं पता है तब आप शो कोड कर सकते हैं। शो कोड में आप डायरेक्ट स्कैन करिए, स्कैन से सीधा आप मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका भीम यूपीआई वाला। इसमें हम आ जाते हैं, अगर आपको भीम यूपीआई से पेमेंट नहीं करनी तो ये चालान आपका क्रिएट हो गया है, आप इसको डाउनलोड करके बैंक में भी जाके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट इसमें ई पेमेंट था तो इसलिए इसके अंदर आपकी बैंक की जो डिटेल्स है वो नहीं आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप पेमेंट में जाएंगे, जो आपका सेव चालान था, मैं इस पे नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ एक बार। आप सर्विसेज में जाएंगे, पेमेंट्स में जाएंगे, क्रिएट चालान, क्रिएट चालान में एनी अदर पेमेंट प्रोसीड कर देंगे। और जब आपने हजार रुपए यहाँ पे डाले थे तो ये 1000 रुपए आपने जो है वो चालान बनाना है, तो वो पेमेंट आप कर सकते हैं सीधा ई पेमेंट, ओवर द काउंटर और नेट एनईएफटी और आरटीजीएस। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उस काउंटर पे जाके आप इस चालान को जनरेट कर लेंगे। इस चालान की पेमेंट जो आपने जैसे करनी है बैंक के अंदर जाके, वो चेक से करनी है तो चेक पे क्लिक कर लेंगे, कैश से करनी है तो कैश वाला क्लिक कर लेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट से करनी है तो डिमांड ड्राफ्ट वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक चेक क्लिक करूं तो अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज एक बैंक यहाँ पे डाल देता हूं, इसके अंदर अभी वो बैंक नहीं आ रहा, सपोज मैं एचडीएफसी डाल देता हूँ। अगर मैं एचडीएफसी में डाल दिया, अगर तो मैं जनरेट चालान करूंगा अगर मैं, तो चालान हमारा जनरेट हो जाएगा। इस चालान के अंदर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैंक की डिटेल भी आ जाएगी कि काउंटर जो है वो बैंक का जो होगा वो एचडीएफसी बैंक का होगा, और वहां पे जाके आप चेक उसके अंदर साथ में अटैच करेंगे और उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, वो पेमेंट करने के बाद आपके जो जीएसटी पोर्टल में अमाउंट जो है वो 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, जो नॉर्मल ई पेमेंट वाला प्रोसेस है और यूपीआई वाला प्रोसेस है उसके अंदर तो जल्दी पेमेंट आ जाती है, लेकिन इसके अंदर पेमेंट जो है आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, चालान जमा करवाना पड़ेगा और तब जाके वो आपकी पेमेंट आएगी। ठीक है, तो जिनको अगर नेट बैंकिंग मतलब उनको नहीं लगता है कि नेट बैंकिंग यूज करनी चाहिए या फिर नेट बैंकिंग में ज्यादा प्रोफेशन नहीं है, तो आप इसके अंदर ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है एनईएफटी और आरटीजीएस। ये है एनईएफटी और आरटीजीएस। अगर आप एनईएफटी और आरटीजीएस करना चाहते हैं तो एनईएफटी और आरटीजीएस का जो भी बैंक है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं येस बैंक से करना चाहता हूं तो येस बैंक में सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और सपोज 1000 रुपए हमने यहाँ अगर पेमेंट करनी है तो यहाँ पे मैं जनरेट चालान जब करूंगा तो यहाँ पे आपका जो बैंक है वो पूरा आ जाएगा। पूरे बैंक की आपकी जो डिटेल है, ठीक है, यस बैंक की और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर जो है वो सारे जो है यहाँ पे चीजें दिख जाएंगी।
तो ये आप सीधा डायरेक्टली जो है एनईएफटी कर, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आपको जो पेमेंट मेथड है वो कौन सा इजी लग रहा है। यहाँ पे एनईएफटी में क्या है कि आपको ये वाले फंड, ये बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा, आईएफएससी कोड जो है ये ऐड करना पड़ेगा, बैंक का नाम ऐड करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपके ऊपर है कि आपने वो पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। ये था हमारा, जब आपके पास सीधा सेल की जो फिगर है उसमें कोई भी इनपुट नहीं है, तब आप जो उसकी पेमेंट करेंगे वो आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप इसकी पेमेंट कर देंगे चालान की, तो ये आपके डैशबोर्ड में आपके कैश वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब आप अपनी 3B जो है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। 3B में जो भी आपने पेमेंट करनी है तब आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। सर ओवर द काउंटर में कितना पेमेंट कर सकते हैं जमा? ओवर द काउंटर में 5 लाख तक तो कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी पेमेंट है तो मे भी शायद वो ऑब्जेक्शन उठा दे। 5 लाख तक तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले पे। देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या था कि जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही है वो लायबिलिटी में अगर आपके पास इनपुट नहीं है तब तो आप सिंपल बैंक के अंदर जाके पेमेंट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इनपुट क्रेडिट में कि अगर आपके पास इनपुट है तो आपको कितनी पेमेंट करनी है। अगर आपके पास सेम इनपुट है, अगर आपके पास एजीएसटी भी उतना ही है, तब आपकी जो पेमेंट है वो 0 हो जाएगी। तब आपको बैंक से कोई चालान नहीं बनाना है, आपने बैंक से कोई भी चालान नहीं बनाना है। आपका सारा इनपुट जो है वो आपकी लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस मेक पेमेंट करना है। यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपकी सारी की सारी पेमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी इसके अंदर, और आपको कोई भी चालान बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो फाइल करने के लिए बोलेगा और फाइल करने के बाद आप ओटीपी देके फाइल कर लेंगे अपनी रिटर्न, ठीक है। जब ये वाला वो केस है कि जब आपके पास पूरा अमाउंट जो है इनपुट का वो आपकी सेल के साथ मैच हो रहा है और ज्यादा ही है अगर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उसमें बैंक से फिर कोई चालान नहीं बनाना पड़ेगा, आपका सारा इनपुट जो है वो आपकी लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड केस। थर्ड केस क्या है कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो कम है, ठीक है, वो इनपुट अगर यहाँ पे इस बार 1000 नहीं है, यहाँ पे अगर वो है 500 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 500 है अगर, और यहाँ पे भी 500 है, तब आपको जो बैंक से पेमेंट बनवानी है, बैंक का जो चालान बनाना है, वो ये आपकी लायबिलिटी थी जो आपको पे करनी थी। इसमें से ये आपके पास इनपुट है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर ये इनपुट है तो आपको बैंक से जो चालान बनाना है वो सिर्फ 500 रुपए का बनाना है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है कि जहां पे जो भी इनपुट आपके पास पड़ा है अगर वो लेस करने के बाद भी आपकी लायबिलिटी बनती है तो वो लायबिलिटी आप इनपुट लेस करने के बाद जो है तब उसका जो बैंक का चालान है वो बनाएंगे। इस पेज पे जब आप जाएंगे, इस पेज में ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। वो चीजें कैसे एडजस्ट होती है अब मैं वो बता देता हूँ। एडजस्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि आपकी लायबिलिटी और आपके इनपुट में डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं नेट टैक्स पेबल की बात करूं तो यहाँ पे आईजीएसटी जो है वो 774 भरना है, टीजीएसटी जो है वो 1033 भरना है, एचजीएसटी जो है 1033 भरना है। अब मेरे पास जो इनपुट पड़ा था वो इनपुट जो है पेड थ्रू आईटीसी जो है वो इनपुट जो था आईजीएसटी के अंदर इतना पड़ा हुआ था, टीजीएसटी में इतना पड़ा हुआ था और एचजीएसटी में इतना पड़ा हुआ था। 406 रुपए इसमें थे, 419 इसके अंदर थे। तो जैसे ही मैंने ये इनपुट अपना इसके अंदर एडजस्ट किया, ये एडजस्ट होने के बाद ये अमाउंट में से जब वो लेस होता है तो आपको जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ यही वाली पेमेंट करनी है। यानी कि आईजीएसटी में आपने इतनी पेमेंट करनी है, टीजीएसटी में आपने इतनी करनी है, जब इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो सीजीएसटी में आपने इतनी करनी है, एचजीएसटी में जब आप करेंगे तो इसमें से भी आपको इतनी करनी है। 114 रुपए इसमें करने हैं, 368 इसमें करने हैं। फिर आप जब चालान बनाएंगे तो चालान बनाने के बाद वो पेमेंट सारी आपकी जो है एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में 00 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है फिर उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं अपनी जीएसटी 3B को। अब हम आते हैं इसमें एक और चीज में कि आपको अपना इनपुट क्रेडिट कैसे पता लगेगा कि कितना है। ये वाला जो इनपुट था ये तो करंट मंथ का था, मे भी कोई इनपुट ऐसा हो जो पिछले मंथ का भी हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि करंट मंथ में आपको जो इनपुट मिला वो 500 रुपए मिला, ठीक है, तो इसलिए आपकी लायबिलिटी 500 रुपए बन रही थी हर एक में। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस इनपुट भी है, प्रीवियस इनपुट जैसे कि आईजीएसटी हो गया, टीजीएसटी हो गया, एचजीएसटी हो गया,
यानी कि कोई भी ऐसा इनपुट, कोई भी ऐसी एक्सेस अमाउंट आपके पास पड़ी हुई थी पहले से, तो वो आपकी एक्सेस अमाउंट जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो नजर आएगी। सपोज अगर यहाँ पे 300-300 रुपए और पड़े हुए थे पहले से ही पिछले मंथ के, ठीक है, तो ये आपको कहाँ नजर आएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नजर आएगा। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो जब आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट क्रेडिट ज्यादा मिला था अगर आपको, तो वो आपका जो एड ऑन हो जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अभी यहाँ पे सब जीरो है, लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। वो कहाँ से देख सकते हैं, आप सर्विसेज में जाएंगे, आप इसके अंदर लेजर में जाएंगे। लेजर में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दो लेजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो भी आपने बैंक से पेमेंट करी है वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की अगर कोई भी पुराना इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो आपको इस तरह नजर आएगा। आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको जितने मंथ की अपना लेजर देखना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर इसको अप्रैल से ले लूं, अगर फाइनेंशियल ईयर जैसे हमारा 25-26 चल रहा है तो मैं अप्रैल से लेके आज तक का मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये मार्च का भी दिखा रहा है, अप्रैल का भी दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट पेज आ जाएंगे आपके पास, मई का आ रहा है, जून का आ रहा है, फिर जुलाई का आ रहा है और फिर लास्ट है अगस्त। मैं लास्ट में अगस्त वाला बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगस्त के अंदर, इसके अंदर जो रेफरेंस है वो आपको ध्यान से समझने है। यहाँ पे देखिए डेट है आपके पास, रेफरेंस नंबर है, अगस्त की पेमेंट, अगस्त में क्रेडिट जो है आपके पास, क्रेडिट जो मिला है आपको, वो क्रेडिट जो है यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाला क्रेडिट जो है आपका यूज हुआ है, ठीक है। ये क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ था तो यही क्रेडिट आपका जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सीजीएसटी जो है और एचजीएसटी जो है वो क्रेडिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। वो क्रेडिट जो है ड्यूरिंग द मंथ आपको मिला है। अगस्त के महीने में जो आपका इनपुट क्रेडिट बनता था, इनपुट क्रेडिट जो है अगस्त के महीने में जो आपको मिला है वो मिला है 419 रुपए सीजीएसटी का, 419 रुपए एचजीएसटी का, ठीक है। तो टोटल कितना होगा ये 838। लेकिन हमने ये चेक किया था कि वहां पे आईजीएसटी भी हमारा कम हो रहा था। तो आईजीएसटी कैसे कम हो रहा था, तो वो अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस जो है वो 406 रुपए आईजीएसटी के अंदर पड़े हुए थे, ठीक है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये जब हमने जुलाई की रिटर्न भरी थी, जुलाई की रिटर्न भरने के बाद सारी एडजस्टमेंट होने के बाद, सारी पेमेंट एडजस्ट करने के बाद आपके पास फिर भी इनपुट क्रेडिट जो है वो ज्यादा बच गया था। तो ये 406 रुपए जो है ये आपका प्रीवियस मंथ का इनपुट क्रेडिट था, जो कि आप नेक्स्ट मंथ के इनपुट में एडजस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द मंथ आपको जो इनपुट मिला है। डेबिट का मतलब ये होता है कि जो ड्यूरिंग द मंथ आपने अपना इनपुट को यूज करा है, ठीक है, जो इनपुट आपका यूज हुआ है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 419 जो है वो करंट मंथ का मिला है, लेकिन 406 रुपए जो आपका पिछला वाला था वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है इनपुट के अंदर पेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों जब एडजस्ट हो गए तो यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो जीरो हो गया, यानी कि अब हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है इनपुट क्रेडिट का, ठीक है। पिछले मंथ हमारे पास 406 रुपए पड़े हुए थे आईजीएसटी के अंदर, लेकिन अब हमारे पास जो इनपुट क्रेडिट है वो कोई नहीं बचा, ठीक है, वो जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी पेमेंट बनती है, ठीक है। ये था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब हम आ जाते हैं फिर से 3B के अंदर। 3B में इनपुट क्रेडिट अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है तो उसके एडजस्टमेंट करने के तरीके होते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कोई भी अगर डाउट हो रहा होगा तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगस्त में गए, यहाँ पे 3B में हम आ गए, पेमेंट ऑफ टैक्स में गए। तो अगर आप चेक करेंगे कि आपका इनपुट क्रेडिट जो है सारा का सारा एडजस्ट हो गया और ये आपका जो है चालान बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो हमारा मैथ होता है, एक जो कहते हैं कि जैसे कॉम्प्लिकेशन आती है, वो ये आती है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास आईजीएसटी पड़ा हो, सीजीएसटी पड़ा हो, एचजीएसटी पड़ा हो, आपके पास कुछ भी पड़ा हो सकता है इसके अंदर, लेकिन उनको आप आपस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी के साथ जो पेमेंट कर रहे हैं वो आईजीएसटी के साथ तो एडजस्ट होती है, लेकिन आईजीएसटी अगर आपके पास फालतू है तो उसकी पेमेंट सीजीएसटी में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको सिंप्लीफाई में यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज आपके पास 300-300 रुपए यहाँ पे पड़े हुए थे पुराने इनपुट वाले, वो तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे साथ में। अगर यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे तो आपकी चालान की पेमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
वो तो आपके चालान की पेमेंट देखिए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी कि ये आपका प्रीवियस आईटीसी था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आईटीसी जो है वो आपको इस तरीके से नहीं मिलता है, ड्यूरिंग द मंथ जो है वो आपको कोई आईटीसी नहीं मिला सपोज, लेकिन पिछले महीने में आपके पास 3,000 रुपए आईजीएसटी के अंदर पड़े हुए थे, सीजीएसटी में 0 था, एचजीएसटी में 0 था। तब उस केस में क्या होगा कि आप आईजीएसटी के साथ ही मैच करेंगे, आईजीएसटी की पेमेंट आईजीएसटी के साथ हो जाएगी क्योंकि वहां पे 3,000 रुपए पड़े हुए तो 3,000 रुपए हम पूरे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मगर हमें यहाँ पे जरूरत 1,000 रुपए की है तो हम यहाँ पे 1,000 रुपए जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा बैलेंस जो है 0 हो जाता है। लेकिन आईजीएसटी के अंदर फिर भी आपके पास जो है बैलेंस बच जाएगा, वो कितना बच जाएगा 2,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद। 3,000 रुपए पुराने महीने का था तो 1,000 रुपए जब हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया तो आपके पास फिर भी 2,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा। अगर आप सिंपल वे में देखें, आपकी जो लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 3,000 रुपए की और आपके पास इनपुट क्रेडिट की 3,000 रुपए, तो आपको टैक्स ये वाला क्यों भरना? ये सारा का सारा पैसा आपका एडजस्ट हो सकता है ना इसके अंदर। हम ये वाला 2,000 रुपए का टैक्स एक्सेस क्यों भरे? 2,000 रुपए का इनपुट बच रहा है तो हम 2,000 रुपए का टैक्स क्यों भरे? तो सेम इसी के अंदर ये वाला रूल है कि आईजीएसटी के अंदर जब आपके पास एक्सेस पेमेंट है तो वो अपनी लायबिलिटी पहले सेट ऑफ कर सकता है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो अपने पैसे इन बाकी 2 कॉलम में भी दे सकता है, यानी कि जीएसटी में भी वो 1,000 रुपए दे सकता है, ठीक है, और एचजीएसटी में भी वो 1,000 रुपए दे सकता है। तब यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है चालान की वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। आपका सारा इनपुट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, आपके पास कोई भी इनपुट जो है वो नहीं बचेगा। आपके पास 3,000 की लायबिलिटी बन रही थी, 3,000 रुपए का आपने एडजस्ट करा तो आप तीनों जो आपका आईजीएसटी का है पैसा जो है तीनों के अंदर यूज कर पाएंगे। तो इसलिए आईजीएसटी जो है इज इक्वल टू सीजीएसटी होता है, यानी कि आईजीएसटी में अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है तो आप सीजीएसटी में उसको यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी की पेमेंट कर सकते हैं उससे। अगर आपके पास आईजीएसटी में एक्सेस पैसा और पड़ा हुआ है तब आप उसको एचजीएसटी में भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है, आईजीएसटी में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वो सीजीएसटी की पेमेंट कर सकता है और एचजीएसटी की पेमेंट कर सकता है। सेकेंड रूल में हम आ जाते हैं, इस बारी आपके पास 3,000 रुपए आईजीएसटी में नहीं है, आपके पास सीजीएसटी में, एचजीएसटी में नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो 3,000 रुपए, सबसे पहले आप 3,000 रुपए सीजीएसटी के अगर है तो सीजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करेंगे, तो यानी कि 1,000 रुपए जो है आपके सीजीएसटी के जो पे करने थे तो 1,000 रुपए इनपुट पड़ा था तो 1,000 रुपए आपके यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दी। अब आपके पास जो बैलेंस बच गया वो बच गया 2,000, ठीक है। 2,000 रुपए जब वो बैलेंस बचा तब आप फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, 3,000 की लायबिलिटी बन रही है और 3,000 का इनपुट है तो हम टैक्स का चालान क्यों बनाए हम लोग? हमारे पास 2,000 का इनपुट बच रहा है तो हम लोग टैक्स का चालान क्यों बनाए हम लोग? लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, यहाँ पे जो थ्योरी है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे सीजीएसटी का जो पैसा है वो सीजीएसटी में तो एडजस्ट हो गया, लेकिन सीजीएसटी का पैसा जो है वो एचजीएसटी में नहीं एडजस्ट होगा। ये जो 2,000 रुपए का इनपुट बचा है वो आप इसके अंदर पेमेंट नहीं कर सकते एचजीएसटी के अंदर। आईजीएसटी में ये रूल था कि वो दोनों को पेमेंट कर सकता है, वो दोनों को दे सकता है, लेकिन सीजीएसटी में ये रूल है कि वो एचजीएसटी को नहीं दे सकता लेकिन आईजीएसटी को दे सकता है, ठीक है। तो आपके पास इनपुट जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 1,000 रुपए, लेकिन 1,000 रुपए का आपको चालान बैंक से बनाना पड़ेगा, आपको 1,000 रुपए का बैंक से चालान बनाना पड़ेगा। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि 3,000 का इनपुट था, 3,000 की लायबिलिटी थी, फिर भी चालान बनाना पड़ रहा है तो 1,000 रुपए में इनपुट अपने पास क्यों रखें? ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रूल है सीजीएसटी का। अगर आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है तो वो सीजीएसटी को सेट ऑफ तो कर ही सकता है और साथ में आईजीएसटी को भी वो पैसा दे सकता है, लेकिन वो एचजीएसटी को पैसा नहीं दे सकता, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट जो अगर लायबिलिटी बन रही है तो वो तो आपको बैंक के चालान के थ्रू ही पेमेंट करनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले केस में। इस बारी एचजीएसटी के अंदर 3,000 रुपए हैं, ठीक है, और आपकी लायबिलिटी एचजीएसटी की बन रही थी 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए हमने वहां पे एडजस्ट कर दिए ऊपर वाले अबव वाले इनपुट क्रेडिट से, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 हो गई, ठीक है। आपके पास जो बच गया वो बच गया 2,000 रुपए, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही चीज है, एचजीएसटी जो है अगर उसके पास एक्सेस इनपुट बच जाता है तो वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता, वो इनपुट जो है वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता, सीजीएसटी को तो चालान ही बनाना पड़ेगा। वो आईजीएसटी को दे सकता है, ठीक है ना, वो आईजीएसटी को दे सकता है, यानी कि वो 1,000 रुपए जो है वो आईजीएसटी को दे सकता है, एचजीएसटी जो है 1,000 रुपए और यहाँ पे कम हो जाएंगे, लेकिन
सीजीएसटी ये वो पैसा नहीं दे सकता है। सीजीएसटी के अगेंस्ट तो आपको चालान ही बनाना पड़ेगा बैंक के, तभी आपकी जो पेमेंट है वो सेटल होगी। ये इसके अंदर रूल है कि आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी एचजीएसटी को दे सकता है, लेकिन सीजीएसटी जो है वो एचजीएसटी को नहीं दे सकता, और एचजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता। ठीक है, ये जो हमारा रूल है इसके अंदर ये आपको समझना होगा। पेमेंट करने से पहले या चालान बनाने से पहले, अगर आप चालान मैनुअली बना रहे हैं तो मैनुअली बनाने में आपको पहले एक बार अपनी लायबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कर लेंगे, तब आपने एडजस्ट कर लेना है। अगर आप कहीं भूल करके कोई गलत चालान बनाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो जब हम चालान बनाते हैं, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएगा जिसकी लायबिलिटी आपने पे करनी है, और जिस जिस कॉलम में पे करनी है वो लायबिलिटी आपके पास ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनुअली चालान बना रहे हैं तो आपको एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि आपने जो चालान बनाना है वो किस कॉलम में बनाना है, आईजीएसटी के लिए बनाना है, सीजीएसटी के लिए बनाना है, या एचजीएसटी के लिए बनाना है। ठीक है, ये हमारी 3 रूल थे कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी जो है वो आपस में एक दूसरे को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 4th रूल अब मैं बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहाँ पे इस बारी आईजीएसटी जो है वो हमारे पास है 2500 रुपए। ठीक है, यो बात सही है बाबा। तो सेम हो जाएगा। आईजीएसटी सबसे पहले अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ कर लेगा, 1000 रुपए की यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास 1500 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, अब उसने सीजीएसटी को भी दे सकता है तो 1000 रुपए वो यहाँ पे और दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब जो है वो 500 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, और ये 500 रुपए वो एचजीएसटी को भी दे सकता है, तो 500 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करे तो सारा आपका इनपुट क्रेडिट जो है वो एडजस्ट हो गया। यहाँ पे आपका इनपुट क्रेडिट 0 हो जाएगा, लेकिन 500 रुपए का चालान जो है वो एचजीएसटी के अंदर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल था। लेकिन कई लोग कहते हैं हम लोग 1000 रुपए का जो चालान है वो हम एचजीएसटी में, हम लोग 1000 रुपए जो इनपुट क्रेडिट है वो हम लोग एचजीएसटी में एडजस्ट कर रहे हैं, हम एचजीएसटी में क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? ठीक है ना, हम चाहते हैं कि एचजीएसटी में वो एडजस्ट हो। ठीक है, और 500 रुपए ऊपर एडजस्ट हो। तो इसमें भी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इसके अंदर एक रूल है कि आईजीएसटी जब भी अपना पैसा देगा, जब भी वो अपना इनपुट क्रेडिट शेयर करेगा अपने लायबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद, तो उसमें सबसे पहले वो सीजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो सेट ऑफ करेगा, उसके बाद ही वो एचजीएसटी को पैसा दे सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जो है आईजीएसटी का पैसा जो है हम सीजीएसटी को नहीं देंगे, एचजीएसटी को देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आईजीएसटी के एक रूल है कि आईजीएसटी का जो भी इनपुट क्रेडिट होगा पहले वो अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ कर लेगा, उसके बाद वो सीजीएसटी की लायबिलिटी जो है उसको सेट ऑफ करेगा। अगर वो उसको सेट ऑफ नहीं होती है, ठीक है ना, तब वो एचजीएसटी को पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपको जो है वो लायबिलिटी पहले सीजीएसटी वाली जो है वो एडजस्ट करनी है। आप सोचेंगे 1000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट कर दे, तो वो नहीं हो सकता। आपको 1000 रुपए यहीं देने होंगे, और 500 रुपए जब आपके पास जो बच जाएंगे वो आपको एचजीएसटी के अंदर देने। ठीक है, ये इसमें रूल है। आईजीएसटी दोनों को पैसा दे सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले सीजीएसटी को ही देना पड़ेगा उसको, एचजीएसटी को प्रेफरेंस नहीं दे सकता वो। ठीक है, सीजीएसटी अगर पूरा सेट ऑफ हो गया, ठीक है, तब वो आपको एचजीएसटी के अंदर एडजस्ट करने के लिए दे देगा पैसा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है यहीं पे, जो मैंने अभी तक बताया यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सब ठीक है। कंपोजिशन पे एक गवर्नमेंट का रूल ये है कि कंपोजिशन जो होगा अपना क्वार्टरली टर्नओवर का 1% पे करता है जी। अब यहाँ पे अभी कोई शायद रूल अमेंडमेंट हुआ था कि रेगुलर पर्सन जो टैक्स पेयर है उसे भी अपने टर्नओवर पे 1% क्वार्टरली जो उसका टर्नओवर होगा उसको 1% पे करना। हाँ, तो ठीक है, फिर आगे तो उससे एडजस्टमेंट उसको कैसे, अगर हमारी आईटीसी हमने पूरी एडजस्ट कर ली और हमारा टैक्स नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो उससे भी क्या हमको 1% जो टोटल हमारा क्वार्टरली टर्नओवर है, क्या हमको आईटीसी कम डाल के और हमको टैक्स निकालना पड़ेगा इसका? तो वो चीज कैसे एडजस्ट करते? नहीं, उसमें आपके पास पुराना इनपुट कितना पड़ा हुआ था? कोई या तो आप एग्जांपल बताइए ना कि पुराना इनपुट आपके पास कितना था। पुराना इनपुट मान लीजिए 3000 था। ओके, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पुराना इनपुट आपके पास 3000 था, और आपकी लायबिलिटी किसमें बन रही थी? हमारी लायबिलिटी मान लीजिए सीजीएसटी और आईजीएसटी पे बनी।
ठीक है, यहाँ पे आप एचएसटी के अंदर नहीं कह रहे कि लाइबिलिटी नहीं, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि आप जो भी आईजीएसटी का पैसा है वो आप सीजीएसटी और एचएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन कंपोजिशन, जो सेल की वैल्यू है, मैं वही कह रहा हूँ कि कंपोजिशन में तो इनपुट मिलता ही नहीं है। पहली बात, कंपोजिशन में आप इनपुट क्लेम कर सकते। नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर रॉन्ग हूँ। इसको जो आपने 2000 सेल की वैल्यू डाली हुई है, आज ये बैलेंस फिगर पे, तो बैलेंस फिगर पे इसका बैलेंस निकालिए कि आप सीजीएसटी पे जो चालान बन रहा है वो 1000 का बन रहा है। ये मैंने भी एडजस्ट नहीं करा ना, ये मैंने भी एडजस्ट नहीं करा। मैं पहले वाला केस बता देता हूँ जो मैं पहले कर रहा था। ठीक है, वो 2500 का था। 2500 में क्या था कि 1000 रुपए हमने यहाँ एडजस्ट करे थे। ठीक है, 1000 रुपए यहाँ एडजस्ट करे थे और 500 रुपए यहाँ एडजस्ट करे थे। यहाँ पे मगर 1000 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो इसलिए चालान यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे बना था। बट यहाँ पे जो अभी गवर्नमेंट का एक रूल अमेंड हुआ था, नोटिफिकेशन आया हुआ है, उससे ये है कि कंपोजिशन वालों को तो मालूम है कि क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल होता है तो उसमें उनको 1% टोटल टर्नओवर पे देना है। हाँ, बट जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी क्या ये एक नोटिफिकेशन आया है स्टेट गवर्नमेंट का कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में क्वार्टरली से आईजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाता है, तो उस पर जो टैक्स बनता है वो सीजीएसटी का बनता है, स्टेट का कहीं पे बन नहीं रहा टैक्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी काउंसिल पे एक नया अमेंडमेंट आया था कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में 1% अगर टैक्स आपको बनाना ही है आईटीसी लेने के बाद भी, तो उसे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे हम? मतलब आईटीसी हमने एडजस्ट कर ली, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स नहीं बन रहा है, फिर भी हम उसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स क्यों देंगे और कैसे निकालेंगे उसको? क्योंकि इस चीज से गवर्नमेंट, मेरे पास एक अभी नोटिस आया हुआ था, तो मैं भी मीटिंग पे था, तो उनका कहना ये था कि आप जो आपने जो स्टॉक परचेज किया है वो पूरा आप सेल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने पोर्टल पे दिखाया हुआ है कि जितना आपने आईटीसी आपकी पूरी आपने अवेल कर लिया, यानी पूरा आपने सेल कर दिया, आपके पास स्टॉक है ही नहीं। जब आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप इनको जो टैक्स है आप ब्लॉक करके रखे हो क्योंकि अपने स्टॉक के रूप से, तो वो चीज हमें अगर 1% टैक्स चाहिए, ये गवर्नमेंट का सीधा सा रूल है, अगर आप स्टॉक रख रहे हो तो उससे हमको 1% टैक्स चाहिए, तो उसमें आपको टैक्स बनाना ही बनाना है। तो उसमें वो जो आप जो चीजें कह रहे हैं ना, वो एडवांस वाली चीजें हैं, वो मैंने अभी इसमें नहीं पढ़ाई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो वो चीजें हैं, यहाँ पे मैं जो है अभी थोड़ा सिंपल वे में इनको बता रहा हूँ कि हम लोग चीजें जो है कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जो आप वो वाला टॉपिक कह रहे हैं, अभी हमारी लास्ट में 3 क्लासेस जो है वो हमारे जो है मतलब गो थ्रू राउंड होंगे, जितना भी हम लोगों ने करवाया, जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसकी भी कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन डाउटफुल वाले हैं, जो हेवी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एडवांस वाले आ रहे हैं, तो वो सारी डिस्कशन उसके अंदर होंगे। इसमें मैं अभी ये चीजें नहीं बता रहा था क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कहीं वो लोग कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको ये चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाएंगी। जो आप चीजें कह रहे हैं कि 1% जो टैक्स देना, मैं समझ रहा हूँ आप जो क्या कहना चाह रहे हैं, पर वो चीजें अभी उनको इसमें नहीं समझ में आ पाएगी। मैं इनको इसलिए सिंप्लीफाइड में बता रहा हूँ कि अगर आपका टैक्स बन रहा है तो टैक्स को आपने कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हो कि 3000 रुपए पूरा एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपए यहाँ भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है, मगर आपको 1% फिर भी टैक्स देना है। ठीक है ना, तो वो जो चीजें हैं ये एडवांस वाली चीजें हैं। तो ये अगर हम लास्ट वाले क्लासेस में करेंगे, 3 जो क्लासेस हमारे डाउटफुल वाले राउंड होंगे, तो हम लोग ज्यादा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि तब तक जो हमने जितना भी कराया है, जितना सीखा है हम लोगों ने, वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। अदरवाइज 1% टैक्स तो आपने देना ही है, 1% टैक्स तो आपने देना ही है। एडजस्टमेंट आप बता रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट तो आपको करनी है। देखिए, अगर आप 3B भर रहे हैं, 3B में क्या है कि आपको एडजस्टमेंट आपको ऑटोमेटिकली फिल होके आई होगी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3B में जब वो फिल होके आ रही होती है, क्योंकि अभी जो आप नई नोटिफिकेशन आई है जो, उसके अंदर आप लायबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते। आप लायबिलिटी को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपकी 3B में कोई भी लायबिलिटी बन गई है और 3B में जनरेट हो गई है, तो आप उस लायबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चेंज अगर ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर वो चेंज हो गई तो मे भी आपके पास नोटिस आ जाए। ठीक है, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही है आपको उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे हमारी जो पेमेंट कॉलम होता था,
पेमेंट कॉलम में हमारे पास कुछ चीजें जो होती थी पहले से पड़ी होती थी, लेकिन यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो पा रही। हम लोगों को वो चीजें खुद मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। हमारे पास एचजीएसटी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सीजीएसटी को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वो कई चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। लेकिन अब जो इसके अंदर 3B में रूल आ गया है कि आपका इनपुट क्रेडिट जो है, आपका प्रीवियस वाला है चाहे करंट वाला है, वो सारा आपकी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होके आएगा, और यहाँ पे आप वो लायबिलिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो रूल आ गए हैं आपके, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का तो क्योंकि जो 99% तो बिजनेस पर्सन है, जो भी मतलब हमारे जैसे आपके जैसे जो भी कलाकार हैं, तो वो ये चीजें होती है ना कि जो भी आईटीसी है उसको पूरा का पूरा सेट अप कर लीजिए, जी, पूरा वो आपको, क्लेम हाँ जो भी आपकी आईटीसी आई हुई है, उसके बाद अगर क्योंकि हमने पूरा अगर क्लेम कर लिया तो हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, हमने पूरा सेल कर लिया है, हमारे पास स्टॉक बचे ही नहीं। जी, मैं तो वही उस कह रहा हूँ ना, कंडीशन पे गवर्नमेंट कहता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो स्टॉक वाला जो किस्सा है, वो मतलब वो जो पॉइंट है वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा लोगों को, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, ना। ठीक है, मैं आप समझ गया, क्लासिफिक क्योंकि करवा दीजिएगा। हाँ, जब हमारा डाउटफुल वाला राउंड आएगा ना, तो उसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर करेंगे। तब तक ठीक है जो सर। भी हम लोग की प्रैक्टिस है वो सारी हो चुकी होगी, बाकियों की भी। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर आपके पास पुराना इनपुट पड़ा है, तो पुराने इनपुट के रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले सीजीएसटी एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आप एचजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी तो हो ही जाएगा, पहले सीजीएसटी एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आप एचजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सिंप्लीफाइड एक वर्कबुक बनाई हुई है, जो मैं अपने लिए मैंने बनाई थी। तो मैं इसको इसमें आपको इजिली बता देता हूँ कि एक्चुअली में वो चीजें होती क्या है। आपको वहां अगर क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो ये वर्कबुक में अभी शेयर कर दूंगा इसके ऊपर। इसमें क्या है कि सपोज यहाँ पे आपने जो फर्स्ट कॉलम है, ये है सेल, सेल रिटर्न और अदर, अगर कोई अदर की लाइबिलिटी बनती है। अगर आपकी सेल की लाइबिलिटी बनती है सपोज 1000 रुपए, ठीक है, सीजीएसटी की बनती है 1000 रुपए, और एचजीएसटी की बनती है 1000 रुपए, ठीक है। अगर आपकी सेल रिटर्न हो गई, तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो उल्टा आपकी लाइबिलिटी को रिवर्स कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेल की फिगर आ रही है, उसमें अगर सेल रिटर्न भी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो आपकी लाइबिलिटी को रिवर्स कर देगा। अगर यहाँ पे सेल रिटर्न 100 रुपए की है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, तो ये अब लाइबिलिटी जो है 900 रुपए होगी, पहले 1000 रुपए हो रही थी, ठीक है ना। ये जो लाइबिलिटी है वो आपकी यहाँ पे 900 रुपए होगी, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपए की सेल रिटर्न भी हुई है। और अदर्स में अगर कोई और लाइबिलिटी बनती है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। सेम इसी तरह परचेज में भी अगर हम चेक करें, परचेज में 1000 रुपए जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इनपुट क्रेडिट 1000 रुपए यहाँ पे दिखा रहे हैं, और 1000 रुपए यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो वो इनपुट क्रेडिट है वो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो आपकी कम बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रॉस में माइनस करूं, यानी कि सेल का जो टोटल है ए और परचेज का जो टोटल है बी, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं, तो अगर आप ग्रॉस का चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा। यानी कि माइनस माइनस का मतलब क्या है कि ये आपके पास इनपुट जो है वो ज्यादा आ गया, ठीक है। तो ये शीट मैंने इसलिए बना रखी ताकि इजिली एक्सप्लेन हो जाए। तो अगर आप देखेंगे कि आपके पास 300 रुपए का इनपुट जो है वो ज्यादा आ गया, ठीक है, 300 रुपए का जब इनपुट आपके पास ज्यादा आ गया है, तब आप जीएसटी पेबल जो है वो -300 रुपए बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है वो कॉलम है प्रीवियस आईटीसी। अगर कोई प्रीवियस आईटीसी आपके पास पड़ा है तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीसी बैलेंस यहाँ पे बच रहा है, तो वो आप आईटीसी बैलेंस के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चेक करें, जीएसटी पेबल जो है यहाँ पे 300 रुपए बन रहा है, ठीक है, -300 रुपए। तो वो -300 का मतलब है कि हमें चालान तो बनाना ही, उल्टा हमारा इनपुट है। अगर हम यहाँ पे लास्ट में चेक करें, ये है हमारा आईटीसी का बैलेंस, ये है इसमें आईटीसी ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या था। अगर ओपनिंग बैलेंस अगर आपका यहाँ पे 10,000 यहाँ पे था, ठीक है, 10,000 आपका यहाँ पे था, तो टोटल आपका आईटीसी बैलेंस ओपनिंग जो है वो कितना हो जाएगा, 30,000 पे। लेकिन एडजस्टमेंट अगर जो आप करेंगे, वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका फाइनल निकलेगा, वो फाइनल कितना निकलेगा, आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस। तो वो एडजस्टमेंट इस शीट में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 100 रुपए जब आपके एडजस्ट हुए थे, तो यहाँ पे आपका 100 रुपए का जो है इनपुट क्रेडिट क्लेम हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 रुपए का इनपुट जो है अपना आईटीसी बैलेंस में ऐड कर देता हूं,
ठीक है, वो आईटीसी बैलेंस में जब मैंने ऐड करा तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट का बैलेंस हो गया वो हो गया 10,100। ठीक है, ये शीट का मतलब ये है कि आपने जो भी आईटीसी बैलेंस बचा था वो अपने आईटीसी बैलेंस के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपका आईटीसी बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। प्रीवियस वाला तो आ ही रहा था और करंट वाला एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा और बच गया तो वो इसके अंदर आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ये चीजें नहीं करनी, अगर आपके पास परचेज रिटर्न भी है, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें सेल रिटर्न आती है। अगर इस बार आपके पास परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न में क्या होता है कि आपका जो इनपुट क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न में आपका इनपुट क्रेडिट जो होता है वो कम हो जाता है। सेल में जब आप 100 रुपए यहाँ दिखाते हैं तो आपकी लाइबिलिटी कम होती है। आपकी 1,000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही थी, लेकिन अगर सेल रिटर्न है तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन परचेज में क्या होता है कि परचेज में अगर परचेज रिटर्न हुई है तो परचेज रिटर्न में आपकी इनपुट जो है वो कम हो जाता है। अगर परचेज रिटर्न आपने दिखाई हुई है या परचेज रिटर्न आपके पास आई हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका आपका इनपुट कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस बार 100 रुपए जो है वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। ये 100 रुपए की आपकी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, 100 रुपए की जो लाइबिलिटी बनी है तो आपने जो है आईटीसी बैलेंस जो आपका यहाँ पे एडजस्ट कर रखा था इसको तो हम जीरो कर देंगे। ठीक है, आपने जीएसटी पेबल जो है वो 300 रुपए करना है इस बार। ठीक है, लेकिन 300 रुपए जब आप पे करना जाने लगे थे तब आपने देखा आपके पास आईटीसी बैलेंस पड़ा हुआ पहले से, तो आईटीसी बैलेंस से सारा सेटअप हो जाएगा। तो आईटीसी बैलेंस जो एडजस्ट करना है हमने वो करना है प्रीवियस आईटीसी के अंदर। प्रीवियस आईटीसी में जब हम 100 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इस शीट की एक खास बात है कि अगर आप कॉलम्स को ध्यान से भरेंगे तो आपके पास फिगर्स ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रीवियस आईटीसी को एडजस्ट करेंगे तो आपकी जीएसटी की जो लायबिलिटी है देखिए वो जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन आपका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे पड़ा है, यानी कि 10,000 रुपए जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वहां पे 100 रुपए आपका जब यूज हो गया तो यहाँ पे आपका 9,900 रुपए बच गया आईटीसी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपका इसके अंदर जो है मतलब जीएसटी के अंदर जो है वो सिंप्लीफाइड तरीके में जो बताना चाहता हूँ वही शीट से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी चीज अगर आपकी सेल रिटर्न है चाहे परचेज रिटर्न है, अगर कोई भी आती है तो उसमें क्या होता है आपकी लायबिलिटी सेल में कम हो जाती है, अगर सेल रिटर्न है तो परचेज में है तो परचेज का इनपुट कम हो जाता है। ठीक है, ये शीट क्लियर होगी सबको। इसमें अगर शीट में कोई कुछ पूछना है, अगर कुछ समझना है तो मैं और बता सकता हूँ। ओके, किसी भी क्वेश्चन नहीं है। अब हम इस शीट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं है, ठीक है, आईटीसी भी मैं अभी जीरो कर रहा हूँ। आपके पास सेल हुई है 1,000 रुपए की यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी में आपके पास नहीं है, एचएसटी में आपके पास लायबिलिटी नहीं। आपके पास जो इनपुट मिला वो आईजीएसटी का नहीं मिला, आपको जो इनपुट मिला वो मिला सीजीएसटी का और वो मिला एचएसटी का। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप चेक करें ग्रॉस, जब आप ए को बी को माइनस करेंगे तो 1,000 रुपए की लायबिलिटी आपकी जो आईजीएसटी की बन रही है, आपके पास इनपुट नहीं था तो इसलिए 1,000 रुपए की लायबिलिटी यहाँ पे बन गई। ठीक है, लेकिन सीजीएसटी में आपकी कोई लायबिलिटी ही नहीं थी तो लेकिन आपके पास इनपुट आ गया 1,000 रुपए का तो वो इसलिए माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट वाला ये जो कॉलम है ये इसलिए बनाया हुआ है कि आप इस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करें आपका इनपुट बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप माइनस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका इनपुट बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो इनपुट है या नहीं है तो वो जरूर आपने चेक कर लेना है। वो आप कैसे चेक करेंगे कि ये जो 1,000 रुपए है यहाँ सीजीएसटी के अंदर इनपुट नहीं बन रहा है, वो आपका 1,000 रुपए का जो सीजीएसटी का इनपुट है यहाँ पे आप अगर प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वो 1,000 रुपए आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है, एडजस्टमेंट 1,000 रुपए की है, लेकिन एडजस्टमेंट हुई कैसे कि सीजीएसटी का जो इनपुट था वो आपने आईजीएसटी के अंदर एडजस्ट कर दिया क्योंकि आपकी लायबिलिटी बनती ही नहीं है। सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी को पैसा दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पास इनपुट बचेगा वो सिर्फ एचजीएसटी का बचेगा 1,000 रुपए का। ठीक है, तो एचजीएसटी का 1,000 रुपए का इनपुट बचेगा तो आईटीसी बैलेंस में अगर आप लिख देंगे तो वो आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो साथ ही साथ पूछ सकता है। अगर आपकी लायबिलिटी इस बार सीजीएसटी में की जगह एचजीएसटी में बन रही है साथ में, सपोज मैं 1,000 रुपए यहाँ पे ले लेता हूँ, 1,000 रुपए में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको जो मिला है इनपुट वो मिला है 500 रुपए
और ये 500। तो यहाँ पे जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपने अपने 2000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। 1000 रुपए की लाइबिलिटी तो ये है ही है, ठीक है। 500 रुपए की जो लाइबिलिटी है आपकी यहाँ पे आ रही थी, 500 रुपए का इनपुट जो है वो आपको यहाँ पे आता है, एडजस्ट होने के बाद 500 रुपए की आपकी लाइबिलिटी ये निकल रही है और एचएसटी की लाइबिलिटी आपकी ये निकल रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो चालान ही बनेगा, ठीक है। लेकिन चालान बनाने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपके पास इनपुट क्रेडिट है या नहीं है। अगर आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है तब तो आप इनपुट सारा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। 1000 रुपए यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 500 रुपए यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 500 रुपए यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो आपकी लाइबिलिटी होगी 0, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट पड़ा ही नहीं है आईजीएसटी के अंदर, सीजीएसटी के अंदर, सिर्फ एचजीएसटी में आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जैसे कि मैंने बताया कि 10,000 रुपए का इनपुट अगर एचजीएसटी का है तो वो तो अपनी लाइबिलिटी को पे कर देगा पहले। अब उसके बाद फिर भी बच गए 9,500 रुपए। तो यहाँ पे 9,500 रुपए जो है वो अब यहाँ पे पेमेंट कर सकता है, इसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें मैंने आपको कंडीशन बताई हुई थी कि वो सिर्फ आईजीएसटी को ही दे सकता है अपना, ठीक है, वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपए प्रीवियस आईटीसी में लिखूं तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो ये शीट इसलिए बनी हुई है कि कोई गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला कॉलम जो ये बना हुआ है इसलिए बनाया हुआ है कि 1000 रुपए जो है ये हमने पे कर दिए हैं, ठीक है। किससे पे कर रहे हैं, एचजीएसटी। तो यहाँ पे मैं 1000 रुपए ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, 1500 रुपए। और इनपुट क्रेडिट हमारे पास पड़ा हुआ था तो हम ये 500 की जगह 1500 रुपए करें, तो इस बार ही आपका इनपुट क्रेडिट जो है वो 8,500 बनता है, ठीक है। 500 रुपए की जो लायबिलिटी आपकी सीजीएसटी की है वो फिर भी रही, वो आपको बैंक के थ्रू ही पे कर। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी ये चीज, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप साथ के साथ पोर्टल पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीजें जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। आपको बैलेंस चेक कर लेना, कैश लेजर बैलेंस है, क्रेडिट लेजर बैलेंस है, आपने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब हो रही है। ऑटोमेटिकली होने के बाद अगर आपकी कोई पेमेंट निकलती है तो वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। वो पेमेंट आप जब चालान से पेमेंट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद वो बोलेगा ओटीपी के लिए, तो ओटीपी आप उस पे क्लिक कर देंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी करके फिर आप उसको फाइल कर। ये था पूरा 3B का प्रोसेस। अगर किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो वो आप पूछ सकता है। सर अगर मेरे को ना पोर्टल पे अगर प्रैक्टिस करना हो तो उसका कोई डेमो या ऐसा कुछ है जिसमें मैं प्रैक्टिस कर सकूं? क्योंकि पोर्टल पे तो ऑफलाइन तो नहीं है, वो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि जीएसटी नंबर पे लॉगिन करके मैं देख सकूं। नहीं, जीएसटी नंबर लॉगिन करने के बाद भी आप प्रैक्टिस जो आप कह रहे हैं, जैसे ये एडजस्टमेंट जो करनी है, आप पोर्टल के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल पे हमेशा लाइव डाटा होता है, ठीक है ना। तो मैं भी जो आपको बता रहा हूँ वो लाइव डाटा जो प्रीवियस मंथ का था वो वाला बता रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसमें कंडीशन होती है कि उसमें जीएसटीआर 1 पहले आपको भरनी पड़ेगी। जीएसटीआर 1 भरने के बाद ही आप आगे फाइल कर सकते हैं 3B के अंदर। 3B के अंदर प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज मेरे को जैसे प्रैक्टिस नहीं, मगर अगर कुछ देखना हो जैसे पोर्टल पे कैसा व्यू आता है, अगर मैं ये चेंजेस करूँ या ऐसा कुछ जानना हो कौन सी टेबल में क्या है। देखिए उसमें तो क्या है कि उसमें आपको पोर्टल पे ही मतलब लॉगिन आपको चाहिए होगा, जीएसटी लॉगिन चाहिए होगा उसके लिए। हाँ, उसके लिए तो जीएसटी का लॉगिन चाहिए ही होगा। और जीएसटी का लॉगिन जो होता है वो बेसिकली किसी फॉर्म का होता है, तो वो फॉर्म कोई भी लॉगिन आईडी है जो वो आपके शेयर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ उसमें डिस्प्लेस हो गया, कोई भी अगर गलती हो गई तो उसमें नोटिस आ सकते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं सितंबर की हमारा स्टार्ट हो गया भरने के लिए, मैंने जीएसटीआर 1 नहीं भर रखी है। अगर मैं जीएसटीआर 3B भरने लगूं अगर, तो जीएसटीआर 3B में नहीं भर सकता, क्योंकि ये आपको बोल देगा कि जीएसटीआर 1 जो है पहले भर के आओ, तभी आप जीएसटीआर 3B को ओपन कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 मैंने नहीं भरी हुई, तभी आप 3B को ओपन कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 जब आप भर दोगे तभी आप 3B में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सर ऐसा है कि जो इनपुट हमारे पास है, ठीक है, चाहे वो सीजीएसटी में हो, आईजीएसटी में हो या एसजीएसटी में हो, तो जो 3B में उसका एडजस्टमेंट होता है, जो ऑटो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट को क्या हम लोग मैन्युअली कर सकते हैं? जैसे मेरे पास सपोज कि आईजीएसटी में मेरे पास 3000 है
ठीक है। अब मेरा आईजीएसटी का कुछ लाइबिलिटी है नहीं, ठीक है, इस मंथ को मेरा आईजीएसटी का फाइलिंग में कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा सीजीएसटी में लाइबिलिटी है और एसजीएसटी में लाइबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, अब तो ये आईजीएसटी का पहले तो सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, उसके बाद एसजीएसटी में एडजस्ट होगा। जी, वो तो ऐसे ही तो होगा। अभी क्या है, अगर अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं सीजीएसटी में एडजस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं ठीक है, एसजीएसटी में ही एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इनपुट मेरे पास अवेलेबल है उसमें मेरे पास सीजीएसटी में ज्यादा इनपुट है, ठीक है, और अच्छा, एसजीएसटी में मेरा इनपुट कम है, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा आईजीएसटी का जो इनपुट है, ठीक है, वो मेरा सीजीएसटी में एडजस्ट ना होके एसजीएसटी में एडजस्ट हो, ताकि मैं बैलेंस कर पाऊं सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट जो है, ठीक है, जब वो एडजस्ट हो जाए तो मेरा वो दोनों इक्वल रहे, ठीक है, इस जगह में मैं लेके आ जाऊं। तो उसी चीज के लिए देखिए, मैं अगर मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ क्या 3D में? हाँ देखिए, उसमें क्या है कि वैसे तो 3B में अब जो अपडेटेड वर्जन आ गया है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी बेस्ट तरीके से एडजस्ट होके आ रही है। मतलब उसमें ऐसा कुछ मैनुअल वाला अब रहा नहीं है। पहले था वो कि हम लोग मैनुअल कुछ चीजें आगे पीछे करते थे, लेकिन अब जो 3B का जो वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर बेस्ट तरीके से सारा कुछ एडजस्ट होके आ रहा है। आप उसमें मतलब मतलब जो भी आप मतलब हम लोग बेस्ट करते हैं वो बेस्ट होके उसके अंदर आ रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं मतलब पड़ेगी उसके अंदर। मतलब एज पर रूल ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, हम लोग मैनुअली उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं मतलब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो लाइबिलिटी एचएसटी की जो है वो ज्यादा बन रही है, ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको सीजीएसटी में वो पैसा नहीं एडजस्ट करना। इनपुट आपका जो है हाँ ये 500 रुपए का जो हाँ इनपुट है वो आपको इसमें नहीं एडजस्ट करना है, वो आपको इसमें हाँ, एडजस्ट करना है, हाँ राइट ठीक है सर। ना। तो लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपका अगर सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाता है पूरा, ठीक है ना, सीजीएसटी अगर सेट ऑफ हो जाता है तो ही आप उसको एचजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर सपोज मान के चले कि यहाँ पे सीजीएसटी में मेरे पास इनपुट यहाँ भी पड़ा हुआ था, तो अगर यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटी बन रही है, देखिए यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी की बन रही है, ठीक है ना। हाँ इनपुट हमारे पास जो है वो आईजीएसटी और सीजीएसटी का है, तो सीजीएसटी का हाँ इनपुट तो सीजीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा, हाँ सीजीएसटी का इनपुट तो सीजीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन आईजीएसटी का जो इनपुट है वो सीजीएसटी में एडजस्ट करना था पहले, ठीक है ना, पहले एडजस्ट करना था, लेकिन अब वो जीरो हो चुका है, तब आप उसको एचजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ना। ये कंडीशन जरूरी है। ये कंडीशन इसमें यही है कि ये जब तक पूरा राइट ऑफ पूरा जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप आईजीएसटी का पैसा जो है यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, हाँ, वो तो सर ठीक है। ऑटोमेटिकली अब मतलब अगर जब तक वो एडजस्ट होगा नहीं तब तो उसका लाइबिलिटी तो हटेगा हाँ, नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और सेम हाँ यहाँ पे उसका भी है कि यहाँ पे अगर 900 रुपए का इनपुट होता तो हाँ यहाँ पे 100 रुपए का आपका सीजीएसटी का चालान बन रहा है, और आप कह रहे हैं हाँ कि 500 रुपए जो है हम लोग यहाँ एडजस्ट कर देते हैं हाँ एचएसटी में, ठीक है। तो अब हाँ चालान जो है 100 रुपए यहाँ बनेगा और 500 रुपए यहाँ बनेगा, लेकिन हाँ ये चालान की अमाउंट सही है, मतलब टोटल अमाउंट अगर आप चेक करेंगे वो सही बन रही है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो ऐसे नहीं होगा। आपका 900 रुपए यहाँ पे जो एडजस्ट हुआ है वो तो हुआ ही है, प्लस 100 रुपए इसका भी आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी कि टोटल 1000 रुपए आपको लेके जाने पड़ेंगे। आपका सीजीएसटी में 900 रुपए इनपुट है, लेकिन 1000 रुपए आपने ये वाला ले लिया, तो 900 तो ये ले लिया, 100 रुपए इसमें से भी ले लिया, ठीक है। तो बचा कितना, 400 रुपए। तो एचजीएसटी में आपके पास 400 रुपए जाएगा, तो 600 रुपए की लाइबिलिटी है वो आपके साथ अकॉर्डिंग इसको मतलब इसके अकॉर्डिंग बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। आपको सीजीएसटी जो है वो पहले पूरा सेट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप एडजस्टिंग अंदर मूव कर सकते हैं। देखिए ये चीजें पहले थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, लेकिन अब जो हमारा पोर्टल का जो 3B का जो हमारा आ रहा है उसमें बेस्ट तरीके से आपका इनपुट्स और आपके प्रीवियस इनपुट जो है वो सारे एडजस्ट होके आ रहे हैं, हाँ ठीक है। ठीक है। और किसी क्वेश्चन अगर 3B में? सर 3B में सर वो आईटीसी वाली टेबल एक बार समझा देंगे प्लीज। हाँ, मैं आईटीसी वाला जो टेबल है मैं बता देता हूँ एक बारी। सर उसमें जैसे क्रेडिट नोट भी हो, ग्रॉस आईटीसी भी हो और इनएलिजिबल आईटीसी भी हो, अरे तो उसको कैसे और कौन से कॉलम में एडजस्ट करना होता है? ये तो रखिए पैसा में मैं इसमें दिखा देता हूँ अगस्त का महीना फिर से 3B में। यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स में आप कह रहे हैं ना? नहीं सर, टोटल आई 4B जिसमें टोटल आईटीसी का हम
समरी डालते हैं सर। अच्छा, 4B, ये वाला। हाँ हाँ। ओके, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाले पॉइंट में था कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें सारा इनपुट आएगा आपके पास, किसी भी तरह का इनपुट आपके पास आ रहा है, चाहे वो आईएसडी से आ रहा है, चाहे वो इम्पोर्ट ऑफ गुड से आ रहा है, चाहे वो रिवर्स चार्ज से आ रहा है, या फिर कोई और अदर आईटी से आ रहा है। तो फर्स्ट ए वाला तो सारा उसके अंदर इनपुट आएगा। हाँ ये तो समझ आईटीसी, गया सर। हाँ आईटीसी सर, ये रिवर्स, में इसमें समझ में आया। ये जो दो कॉलम थे, ये दो कॉलम में क्या था, इसमें दोनों कॉलम में आईटीसी रिवर्स होना है, ठीक है ना, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग रिवर्स होना है। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला आईटीसी रिवर्स वाले में कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको पार्शियल, आपको सिर्फ इनपुट मिलता है। आपका इनपुट अगर मान के चलिए 1000 रुपए आ रहा है, लेकिन आप 1000 रुपए का पूरा इनपुट नहीं क्लेम कर सकते, आपको उसके अंदर पार्शियल इनपुट जो है वो क्लेम करना पड़ेगा। तो बिजनेस और पर्सनल वाला कंडीशन है ना ये? हाँ, बिजनेस पे और ठीक है। पर्सनल दोनों अगर यूज हो रहा है तो वही कंडीशन के अंदर आपको यहाँ ठीक पे है। इनपुट जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। 1000 रुपए तो ओके। यही दिखाई देगा आपको, आप यहाँ पे ना चेंज करें फिगर तो वो अच्छा है। कई लोग होते हैं वो यहीं पे चेंज कर देते हैं उस फिगर को, वो यहीं पे कम तो कर देते जैसे है हैं। ना, हमको मैन्युअली वर्ड में है ना मैन्युअली फिल करके सीए को भेजना होता है। जी, वो हमको 2A भेजता है, फिर हम उसमें से डेटा निकाल के मैन्युअली फिल करके 3B उसको फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, नहीं मैनुअली तो अगर आप पोर्टल पे भर रहे हैं तो उसमें तो आपको नहीं चेंज करना चाहिए। आप एक एक्स्ट्रा कोई अगर वो बना लें, एक्सेल फाइल या कोई मतलब और एक पोर्टल टाइप जैसे कहते हैं, सारी चीजें हो उसके हाँ। अंदर, तो वो आप बना के भेजे तो वो ज्यादा बेटर है। पोर्टल पे अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो वो गलत। ओके, और सर ये दूसरे पॉइंट में क्या आएगा अदर में? और दूसरे पॉइंट में ये है कि कोई भी आपका आईटीसी ऐसा है कि जो आपने गलत क्लेम कर लिया है, कंडीशंस काफी थी इसके अंदर, ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा आईटीसी है जो आपने गलत क्लेम कर लिया है, वो गलत क्लेम आईटीसी आप यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी आईटीसी ऐसा जो था वो आपको लगता है कि पोर्टल पे दिख रहा है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है, आपने जब फाइल करने लगे तो आपको ये बात पता चल गई कि ओके ये वाला बिल तो है, ठीक है ना, तो ये बिल का आईटीसी जो है वो जब आप यहाँ पे दिखाएंगे तो वो आप उसका उतना जो है अमाउंट जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए 10 बिल आपके पोर्टल पे आ रहे हैं, ठीक है ना, 9 बिल आपकी बुक्स में आ रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो आप पोर्टल की फिगर को मत छेड़िए, पोर्टल की फिगर को आप वैसे ही रहने दीजिए। वो 10 फिगर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, आप मैन्युअली उसको कम मत करिए। लेकिन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग 9 इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग पैसा आ रहा है, तो आप यहाँ पे 9 में से जब वो 10 को माइनस करेंगे तो 1 का डिफरेंस आ गया, तो वो 1 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, वो 1 का जो डिफरेंस होगा। अगर मेरे पास क्रेडिट नोट इशू होता है, मतलब सामने वाली पार्टी से मेरे को क्रेडिट नोट मिलता है, मतलब डेबिट नोट, तो वो कहाँ आएगा? देखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जब आता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके ही आता है यहाँ पे जो अमाउंट आती है ना, जैसे 418 रुपए आ रहा है, 418 रुपए आ रहा है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट एडजस्ट हुआ हुआ है। पर उन्होंने तो मेरे को 2A भेज दिया, उसमें सर एक्सेल था जैसे B2B, मेरे को इनपुट मिला, उसका टोटल मैंने देखा तो सर एडजस्टेड नहीं था। फिर एक और दूसरी शीट थी जिसमें क्रेडिट नोट का डिटेल था, उसको मैं लेस करके अदर में लिखा था रिवर्स करने के लिए। 2A भेजी थी या 2B भेजी थी? 2B, सॉरी। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2B के अंदर ये जो अदर्स कॉलम है क्रेडिट नोट वाला, जब ये पूरी फिगर्स आप निकालते हैं तो यहाँ पे ये फिगर्स भी एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये फिगर एडजस्ट करके ही निकालनी है आप, ठीक है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होती है फिगर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट भी लेस होने के बाद ही होती है, वो ऐसे नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट होने के मतलब एडजस्ट होने के बाद ही यहाँ पे वो फिगर आती है। ये कॉलम जो है इनमें क्रेडिट नोट से रिलेटेड कोई भी नहीं है चीज, ये जो 4 बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, इनमें क्रेडिट नोट से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। क्रेडिट नोट अगर आपके पास आया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही एडजस्ट हुआ होगा, जो फिगर पोर्टल यहाँ पे मेरे दिखा को रहा है। जैसे जो मैनुअली वर्ड फाइल में बना के भेजता हूँ उसमें मेरे को यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में एडजस्ट करके लिखना उसमें। हाँ, वो एडजस्ट करके लिखना है आपका, वो भी एडजस्ट करके लिखना। जो सर आपने बताया था 9 बिल मेरे बुक्स में है, अगर नेक्स्ट मंथ जो मेरे को मिल जाता है तो उसको मैं वापस रिक्लेम कैसे करूंगा? वो यहाँ पे रिक्लेम कर लेंगे, वो डी कॉलम ये वाला जो है आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स, जो यहाँ पे आपने रिवर्स करा था वो वाला आप नेक्स्ट मंथ यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। वो क्लेम कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट मंथ मान के चलिए 10 बिल है, ठीक है, आपकी बुक्स में भी 10 बिल है, तो आपका आईटीसी तो पूरा मैच है ना, ठीक है, लेकिन एक बिल जो आपने छोड़ दिया था पिछले महीने जी, वो बिल का आईटीसी भी तो लेना है ना। हाँ जी सर। तो इसमें कंडीशन ये है कि आप इसको नहीं चेंज करेंगे, ये जो फिगर यूज हो रही है इसको नहीं चेंज करेंगे, हाँ इसको नहीं चेंज करेंगे,
अगर आप ओके। इसको चेंज कर देंगे ना तो आपको हर चीज माइनस में दिखने लग जाएगी। हाँ सर, आपका मैंने आईटीसी, गलती से माइनस करके भेज दिया था उनको, फिर उन्होंने बोला हाँ माइनस नहीं होता है, जीरो करके भेजो। हाँ, तो वो आपको उसमें आईटीसी कंपैरिजन शीट में भी माइनस माइनस में हर चीज दिखने लग जाएगी। तो इसको मत छेड़िए। अगर आपको वो आईटीसी क्लेम करना है जो आपका पास से रह गया था, वो आप रिक्लेम में यहाँ पे क्लेम कर लीजिए। ओके। और इन एलिजिबल जैसे अगर फूड का या मेरा कोई है ऐसा जो मेरे काबिल ही नहीं है पहले ठीक, क्लेम करने का, वो इसमें आएगा ना? नहीं, जो इन एलिजिबल है वो तो नीचे वाले में आएगा। हाँ मतलब इसी में आएगा, जो मेरे हाँ को लगता है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। वो आप यहाँ पे इसको दिखाएंगे कि ये नहीं एलिजिबल आईटीसी है, ये हमारे मतलब बिजनेस से रिलेटेड खर्चा भी हो सकता है, लेकिन हमें आईटीसी नहीं मिल सकता। उसका ओके। आईटीसी कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चा है वो, लेकिन आप उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। आप सिर्फ खर्चा क्लेम कर सकते हो, आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। ओके सर, ओके। ठीक है, और किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मुझे एक बात पूछना था। हेलो हाँ जी बोलिए सर, सर, सुनाई आपने देती जो है मुझे। बोला अभी, उसकी उसकी कुछ कुछ एक्सपेंसेस में आपका क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी, उसमें से कैसे आती है, ट्रैवलिंग आती है उसमें, इसका नहीं, वो इन एलिजिबल आईटीसी जो होता है वो एक लिस्ट होती है उसकी कि वो बिजनेस का ही खर्चा है आपका, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। वो एक लिस्ट होती है, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनती है। वो ये जैसे जो आपको ऑडिट करता है, अगर आप उससे बनवाएंगे तो वो आपको बता देगा कि वो आपका जो आईटीसी जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। जो जीएसटी ऑडिट करते हैं वो आपको बेटर बता देंगे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि ये आईटीसी आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर बिजनेस से खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है तब भी आप उसमें आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे, आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? और किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ तक जितना भी है वो पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जो 3B हमने जो कंप्लीट कर ली है, ये 3B का आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारा 3B जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जो है हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा मंथली बेस वाला काम होता है वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ई वे बिल के बारे में। ठीक है ना, ई वे बिल में हमें कैसे बनाने हैं ई वे बिल, और ई वे बिल कैसे बनते हैं वो पोर्टल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तक जिसका भी कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो वो एक बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास सर में एक इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर जी, एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, बोलिए। बोल रहे थे सर कि अगर कोई क्रेडिट नोट इशू होता है, ठीक है, जी तो अगर वो मैं परचेज किया हूँ जैन में, ठीक है, जी हाँ, वो है और मेरा सेल भी हुआ है वहां पे, तो अब क्रेडिट नोट अगर बाद में इशू हो, ठीक है, जैसे फरवरी में इशू हो रहा है या मार्च जी में इशू हो रहा है, जी, तो फिर उसका तो इनपुट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, हाँ ठीक है। तो वो इनपुट फिर किस तरीके से एडजस्ट हो पाएगा, वो मुझे वो रिवर्स, रिवर्स करना रहेगा? हाँ वो ऑटोमेटिकली जब आपकी नई 2B बन के आएगी हाँ जो हाँ। उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आएगा। ओ अच्छा अच्छा, जो 2B बन के आएगा हाँ उसमें ऑटो हाँ एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, मेरा वो जो एडजस्ट होके आएगा। करंट जो मेरा इनपुट रहेगा उससे ऑटोमेटिकली हाँ, एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट होके आएगा। और सर अगर मेरा सपोज अगर नेक्स्ट उसमें अगर मेरा कुछ इनपुट नहीं रहा, मतलब 3-4 महीना मैंने कुछ परचेज नहीं किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में तब आपको, अगर वो जो इनपुट आपने क्लेम कर लिया था और 3-4 महीने तक कोई इनपुट नहीं मिला और आप क्रेडिट नोट आ गया है, तब आपको हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा। तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट, हाँ तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब पेमेंट करना रहेगा, मतलब वो अब जब मैं फाइल करूंगा तो उसमें से क्रेडिट नोट दिखेगा मुझे, हाँ, वो क्रेडिट नोट दिखेगा तो पेमेंट करना होगा फिर आपको। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसका, हाँ, वो वो इनपुट टैक्स से। लायबिलिटी बनेगा फिर। तो वो क्या उसको मैं अपना इनपुट से एडजस्ट कर सकता हूँ जो इनपुट मेरा है हाँ, उसमें? अगर इनपुट पड़ा है उससे तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इनपुट नहीं पड़ा है तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इनपुट अगर मेरे पास है तो इनपुट से एडजस्ट हो ही जाएगा वो। जी, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है एवरीवन, आज की क्लास अब क्लोज करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे जो भी करवाया वो लोग सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।